के प्लेटफॉर्म से मैं हूं वीना, और आज की बड़ी खबर, राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस और उठापटक चल रही है उसको पूरी तरह से हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। और साथ ही मेरे दो दोस्त हैं मेरे साथ, एक तरफ अमित श्रीवास्तव है और दूसरी तरफ शुभाशीष मलिक, जो कि इस पूरी खबर का आकलन करेंगे, क्योंकि हम तीनों के तीनों ही सुबह से इस खबर के पीछे लगे हुए हैं वैसे तो। और अमित ने तो काफी अच्छे नंबर्स पर काम किया है, जिसको हम थोड़ी देर में आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज पूरा दिन हुआ क्या, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, इनफैक्ट हम बोलेंगे कल से शुरुआत हुई इस सब की। कुछ दिन पहले से ही हो गई थी वैसे तो, या फिर ये बोला जाए कि गोवा से हुई, एमपी से हुई, या फिर ये कहा जाए कि जब सरकार बनी 2018 में तब से शुरुआत हुई, क्योंकि तब से ही खींचतान चल रही है। चलिए आज क्या हुआ वो हम आपको बता देते हैं। पहले तो विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जहां पर गहलोत ने तो कह दिया है कि भाई हमारे 100 विधायक, 100 से ज्यादा इनफैक्ट उन्होंने बोला कि हमारे विधायक पहुंच गए थे और उन्हें वो लेकर एक रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं, यानी कि वहां पर अभी भी बातचीत चल रही होगी। और बीजेपी पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि भाई वो विधायक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट का अब तक पता नहीं चल पा रहा, हालांकि उन्होंने ये तो कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस से बात करने को अभी तैयार नहीं है। लगातार उनसे बात करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से या किसी से भी मुलाकात करने के लिए अभी हाँ नहीं कहा है। लेकिन हाँ, पार्टी के दफ्तर में फिर से टॉक टू अस करके जो बैनर्स थे वो लग गए हैं, यानी कि पार्टी तो चाहती है कि सचिन पायलट से बात की जाए और किसी तरह से उन्हें मना लिया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि अगर घर पर कुछ खटपट हो जाती है तो क्या की जाती है, बैठकर बातचीत की जाती है, सॉर्ट आउट किया जाता है, ये थोड़ी कि निकल जाया जाता है। तो यानी कि दरवाजे पूरी तरह से ओपन है। उन्होंने ये भी कह दिया है, उन्होंने इनफैक्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से कह दिया है कि दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं, यानी कि उनको मनाने की कोशिश तो पूरी तरह से की जाएगी। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं नंबर गेम यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छे से आप हमें समझा सकते हैं कि किस तरह से जो 200 विधायकों का जो असेंबली का नंबर है वहां पर किस तरह से इस वक्त टूटा हुआ है, और किस तरह से विधायक बिखरे हुए हैं, और जो क्या दावे हो रहे हैं। क्योंकि सचिन पायलट कह रहे हैं मेरे साथ 30 विधायक हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि उनके साथ 30 विधायक है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है जी 16 विधायक हाँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो विधायक दल की बैठक बुलाई, हालांकि वो कह रहे हैं कि 107 नंबर आए, कहीं से नंबर आ रहे हैं कि 100 तो पहुंचे ही हैं, लेकिन कुछ और नंबर भी है कि 84 नंबर है। तो नंबर क्या है जिस पर आप सुबह से लगे हुए हैं, अपनी नजर बनाए हो, प्लीज बताइए। बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको वहाँ जो विधानसभा है 200 सदस्यों वाली विधानसभा है, और 200 सदस्यों में बहुत आसान शब्दों में आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से वहां पर जो सिनेरियो है अभी वो क्या है। 75 सीटें बीजेपी और एलाइज की हैं, वो इंटैक्ट हैं, 75 उनके पास है। कांग्रेस 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें 107 सीटें जीती थी कांग्रेस, और 107 और 75 को जोड़ दे तो बचते 182 सीटें होती है, यानी बचते हैं 18। अब ये 18 जो हैं यही पावर मेकर भी हैं और पावर ब्रेकर भी हैं। इन 18 में से जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो 13 विधायक जो कि निर्दलीय हैं। निर्दलीय विधायकों का मतलब यही होता है, भारतीय राजनीति में समझा जाता है कि जिधर सत्ता उधर हम। तो मतलब सत्ता जिसके पास भी होगी, विधायक उस विधायक जो है वो उस तरफ चले जाएंगे। तो अब 107 विधायकों में से अब सचिन पायलट के साथ कितने विधायक हैं ये समझने वाली बात है। अगर वो कहते हैं कि उनके साथ 30 विधायक हैं तो 107 में से 30 विधायक आप घटा दीजिए, वो सीधे आंकड़ा आ जाता है 77 पर। अगर सचिन पायलट के पास 18 विधायक हैं तो भी 107 में से अगर आप 18 विधायक घटा देंगे तो 89 विधायक बचते हैं। अब यहां पर विधानसभा में बहुमत के लिए जो आंकड़ा है वो 101 का है। तो 89 विधायक अगर होते हैं कांग्रेस के पास, तो उसके पास उसके बाद उसको बहुमत के लिए 12 और विधायक चाहिए होंगे। 12 में से 5 विधायक उसको मिल सकते हैं, 2 बीटीपी के हैं, 2 कम्युनिस्ट हैं और 1 आरएलडी का है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ये इनविंसिबल नहीं है, इनको हराया नहीं जा सकता या इनको बदला नहीं जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी टूट सकते हैं। तो कुल मिला के अभी जो वहां स्थिति है, वहां स्थिति यही है कि सचिन पायलट वहां की राजनीति में आंकड़ों के साथ मजबूती से जमे हुए हैं, और इन आंकड़ों के बदौलत ही वहां पर आने वाले समय में राजनीति किस करवट बैठेगी, किस तरीके से इन आंकड़ों के साथ मोलभाव किया जाएगा, सौदेबाजी। क्योंकि राजनीति में सौदेबाजी जो है वो बिल्कुल जायज है, और कहा जाता है कि जिस तरीके से सचिन पायलट वहां पर कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं,
उन्होंने जिस तरीके से बगावत की है, उसके पीछे कहीं ना कुछ जरूर वजह है। तो ये आंकड़े जो है वहां पर, वो अभी सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी ये कहना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी कि इन आंकड़ों के सहारे या तो अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा लेंगे, या फिर जो वसुंधरा राजे हैं वहां पे सरकार बना लेंगी। तो ये अभी तो क्योस जल्दबाजी अभी भी होगी, मचा हुआ लेकिन है, कुल चलिए मिलाते हम हैं। कहते हैं कि क्योस अभी भी मचा हुआ है, अभी भी क्लियर नहीं है सिचुएशन। तो जिस तरह से गहलोत कह रहे हैं कि भाई फ्लॉन्ट करें कि नहीं नहीं मेरे पास तो है, नंबर है मेरे पास, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम श्योरिटी से कह नहीं सकते हैं कि ऐसा है और उनकी सरकार बच गई है। चलिए, जो आपने कहा कि सचिन पायलट किस तरह से, क्या क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, तो चलिए एक ट्वीट जो किया संजय झा ने किया वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि जब 2013 में इलेक्शन हुए तो 21 सीटें थी। 2013 में जब इलेक्शन हुए तो 21 सीटें आई थी सिर्फ कांग्रेस के हाथ, और 2018 में 100 आ गई। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो 5 साल किसने स्लॉग किया, उन्होंने लिखा है कि हु स्लॉग्ड फॉर 5 years एंड हु बिकम्स द सीएम। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है। तो आग में घी का काम कह सकते हैं कि उन्होंने कर दिया है। और आग में घी का काम वैसे हम ये भी बता देते हैं कि कहां से हुआ, कि जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया सचिन पायलट को, ये कहते हुए कि भाई आप सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स काफी ह्यूमिलिएटिंग होता है, भाई आप सीएम है उस राज्य के और फिर आपको ही कहा जा रहा है कि आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे गहलोत कहते हैं कि मेरे पास भी ये नोटिस आया है तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। बट सब जानते हैं कि राजनीति में क्या क्या चलता है। चलिए सुभाषी जी, आपको क्या लगता है कि जब जब जयपुर की तरफ निकले सारे विधायक अशोक गहलोत के घर से, तो ममता भूपेश जो एक विधायक है, मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल। क्या लगता है? नहीं, फिर मैं यहीं से शुरू करूंगा कि इसका कोई भी जवाब अगर मैं दूंगा कि क्या लगता है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि ये खिचड़ी पकेगी और खिचड़ी पक के सब लोग खा लेंगे और फिर परसों के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर अगर आप आकलन के आधार पे जाएं, फिर मैंने कहा ना कि ये सब स्पेक्यूलेशन है। इससे आगे बढ़कर कुछ चीजें कही जा सकती हैं। वो कही ये जा सकती हैं कि अभी कांग्रेस किस दौर से गुजर रही, कांग्रेस कांग्रेस क्या इस दौर से गुजर रही है जहां से कि वो अब धीरे 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 करके खत्म हो जाएगी क्या, या फिर कांग्रेस उस दौर से गुजर रही है जहां पे कि मतलब आपने कहा ना, सुरजेवाला जी का कोट किया कि वो कहते हैं कि परिवार में जब खींचतान होती है तो लोग मिलकर बैठकर बात करते हैं। तो ये खींचतान क्यों मची हुई है, इस खींचतान के पीछे क्या क्या वजह है, ये कलह के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो गोवा की बात कर लें, गोवा में जब चुनाव हुए विधानसभा के तो वहां पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली दूसरों के समर्थन से, लेकिन कुछ दिन के बाद वहां ये हुआ कि कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी में चले। अभी 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 कुछ कुछ कोरोना का लॉकडाउन जो भारत में शुरू हुआ, तो जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ उसी उसी दौरान मध्य प्रदेश में सरकार पलट गई कांग्रेस की। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और उसकी सरकार पलट गई। उनके उनके जो एक बड़े नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो छोड़कर चले गए। और अब ये तीसरा राज्य है जहां पे कि एक लड़ाई है। और अगर आप लड़ाई को देखें तो वो साफ नजर आता है कि ये लड़ाई एक पुरानी लॉबी और जो नई उभरती हुई लॉबी है इनके बीच है। अब मैं इस पर कुछ टिप्पणी करूं उससे पहले मैं अमित के पास जाना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों जगह सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों लोग जैसे वहां कमलनाथ थे उम्र दराज, जैसे यहाँ गहलोत है उम्र दराज, क्या ये समीकरण एक जैसा बन रहा है क्या? देखिए, कांग्रेस ने जब 2018 में जब चुनाव प्रचार शुरू किया था तो इन दोनों राज्यों में उसने अपने युवा चेहरों पर दांव लगाया था। राजस्थान में उसने सचिन पायलट पर दांव लगाया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उसने मध्य प्रदेश में दांव लगाया था।
यहां तक दोनों चीजें एक समान थी। कांग्रेस ने अपने दोनों युवा नेता जो थे, जो लोकप्रिय नेता थे, उन पे दांव लगाया, उनको आगे किया, प्रमोट किया, उनसे चुनाव प्रचार में जबरदस्त काम करवाया, जबरदस्त प्रचार में वो दोनों जुटे भी। लेकिन यहीं पे आकर दोनों राज्यों की स्थितियां बदल गई। सत्ता में तो दोनों जगह कांग्रेस आई, लेकिन स्थितियां दोनों जगह अलग थी। दोनों नेताओं की जो स्थितियां बनी वो बिल्कुल एक दूसरे से जुदा थी। अब सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में बहुत कांटे का था। तो उस कांटे के मुकाबले में कांग्रेस जो थी थोड़ा सा ज्यादा बढ़त लेकर उसने सरकार बना ली थी। और सरकार जब बनी तो ये माना जा रहा था कि वहां सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि उस समय राहुल गांधी का कद पार्टी में सबसे ऊंचा था, और ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट दोनों राहुल गांधी के युवा चेहरे के हिसाब से दोनों उनके करीबी थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पार्टी के और नेताओं ने या आप कहिए सोनिया गांधी ने जो कमान है वो सौंप दी कमलनाथ को। लेकिन वहां जो जो बैलेंस जो था वो गड़बड़ था, क्योंकि वहां पर जो दोनों पार्टियों के बीच का जो फासला था बहुत मामूली था। और वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीधे सीधे नकार दिया गया। मतलब ना तो उन्हें कोई बड़ा पद दिया गया, उनको इंतजार करने के लिए कहा गया। जबकि पूरा चुनाव प्रचार में जिस तरीके से कैंपेन में उनसे काम लिया गया था, ऐसे लग रहा था, ऐसा लग रहा, उनको भी लग रहा था और बाकी लोगों को भी, कि उनको कमान दी जाएगी। तो वहां पर स्थिति ऐसी थी, चीजें मेटलाइज नहीं कर। राजस्थान में जो मुकाबला था वो कांटे का नहीं था और दोनों के बीच 70-30 का फासला था। तो यहाँ पर राजस्थान में पार्टी कांग्रेस मजबूत थी, पार्टी अपने दम पर वहां बहुमत में भी थी। लेकिन यहां पर जब सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें जो है सम्मान मिलना चाहिए, तो यहाँ उनको सम्मान दिया गया, उनको डिप्टी सीएम का पद भी दिया गया और उसके साथ साथ उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। तो यहाँ और राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में जो दोनों नेता थे, दोनों की किस्मत अलग थी। वहां ज्योतिरादित्य को कुछ नहीं मिला, यहाँ पर इन्हें सब कुछ मिला। तो ज्योतिरादित्य के पास कांग्रेस छोड़ने के बहुत सारे कारण थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि कांग्रेस छोड़ेंगे तो उनको दूसरी जगह बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन अब आप बताइए कि यहाँ पर सचिन पायलट अगर कांग्रेस छोड़कर जाते हैं तो उनको क्या मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो डिप्टी सीएम है। इससे ज्यादा बीजेपी उनको कुछ ऑफर नहीं कर सकती है। क्या ऑफर कर सकती है? वहां पे वसुंधरा राजे हैं, वसुंधरा राजे के ऊपर उनको मुख्यमंत्री पद दिया नहीं जा सकता है, और इसके अलावा उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन वहां पर सचिन पायलट के पास ऑलरेडी बहुत पावर है। तो दो राज्यों में दो अलग अलग युवा नेताओं की किस्मत अलग अलग थी, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां सक्सीड किए और यहाँ पर सचिन पायलट असमंजस में फंसे हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि और क्या मिल सकता है इससे ज्यादा उन्हें। तो शायद तभी वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी तो नहीं जाने वाला हूं अभी। लेकिन फिर ऐसा क्यों कि वो थोड़ा एटीट्यूड कह लीजिए, या यंग होते हैं तो थोड़ा गर्म जोश भी होता है, खून भी होता है। तो बातचीत फिर क्यों नहीं हो रही है? क्या लगता है कि क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से तो मैसेजेस जा रहे हैं, फोन कॉल्स जा रहे हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि चलिए बात कीजिए, सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन फिर बात क्यों नहीं हो रही है? सुभाषी जी, देखिए, बात नहीं हो रही है ऐसा नहीं है, बात हो रही है, और तभी शायद मामले जो हैं तो वो अटक के आगे बढ़ रहे हैं। बात मानी नहीं जा रही, ये एक समस्या है। और मैं थोड़ा सा वक्त भी लूंगा और कांग्रेस पर थोड़ा बात भी करूंगा। पिछले दिनों मैं ऐसे काम करते हुए कई कांग्रेसी नेताओं से मिला, और मेरा एक सवाल होता है, और ये मैं मतलब जिसका जवाब कांग्रेस को ढूंढना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस ने जो इलाके गंवाए वो गंवा ही दिए, फिर वहां पे वो कांग्रेस पार्टी आई नहीं। देखिए, राजनीति जो है ना वो दो शब्दों से अलग अलग बनी है, एक राज है और दूसरी नीति। राज में तो कांग्रेस ठीक है, उसने 65 वर्ष केंद्र में राज किया, राज्य के कई राज्यों में, राज्य की विधानसभाओं में कई वर्षों तक राज्य किया। लेकिन नीति के मामले में ना कांग्रेस संगठन के लेवल पे बहुत कमजोर रही। अगर आप बिहार की बात करें तो 80 के दशक में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद
3 दशक से ज्यादा गुजर चुके हैं जब कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। कांग्रेस पहले दूसरे नंबर की पार्टी बनी, फिर तीसरे नंबर की बनी, फिर चौथे नंबर की बनी, और फिर तो पता नहीं क्या बना। एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी इस देश में जिसको कि 2/3 बहुमत से ज्यादा हमेशा आता था। मुझे याद है कि 84 के इलेक्शन में 400 से ज्यादा सीटें। अब ये 2 आंकड़ों में सिमट के रह गई है पार्टी। फिर भी जिस 5 साल कांग्रेस को विपक्ष में, मतलब विपक्ष में बैठने का समय मिला, उस 5 साल में कांग्रेस ने संगठन पे काम किया ही नहीं। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था आपको बिहार की, ऐसे पूरे एग्जांपल्स हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हाँ राजस्थान में एक इस साल, एक उस साल, ये 5 साल इनके 5 साल उनके चल रहा है। लेकिन आप 3 बड़े स्टेट इस तरह से खो चुके हैं। अच्छा, 3 बड़े स्टेट नहीं, आप पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, आप त्रिपुरा की बात कीजिए। और त्रिपुरा एग्जाम्पल है क्लासिक, जिसको समझना चाहिए, कांग्रेस को सीखना चाहिए कि त्रिपुरा एक स्टेट था जो जहां पे कि लेफ्ट की सरकार थी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक काम किया ग्राउंड लेवल पे, और करके 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 और रिमूव किया सरकार को। देखिए, सरकार किसकी होगी नहीं होगी, कार्यकर्ता किस तरह से काम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे ना तो वो दिखेगा। राज तब मिलेगा जब आप जमीन पर नीति बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ ये नहीं हुआ। कांग्रेस से पार्टी राज्य छूटते गए, जमीन उनकी उखड़ती रही, लेकिन उन्होंने उस पर काम नहीं किया। वो सिर्फ काम करते रहे इस बात पे कि मेरा गणित कैसे हमारा ठीक। और यही तो सबसे अभी बड़ी गणित भी बिगड़ गया है सुभाष जी, अभी गणित भी यहाँ पे बिगड़ गया है, गणित पर ही काम करते हैं और वही शायद फाइनल काम नहीं कर पा रहे। चलिए फाइनल टेक ले लेते हैं आप दोनों का। क्या लग रहा है, रिवाइवल हो सकता है, संभव है कांग्रेस का? क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स भी आपने दे दिए सुभाषित जी, कहाँ कहाँ गवा दी सरकार, और अब तो यहाँ पर भी मुश्किल नजर आ रही है। तो क्या फाइनल टेक दोनों का? अमित से शुरू करते हैं। देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है डायलेमा। कांग्रेस डायलेमा में है। असल में कांग्रेस को मालूम ही नहीं है कि उसको किस तरीके से अब नए जमाने की राजनीति करनी है, जमाना किस तरीके से पॉलिटिक्स करनी है युवाओं की, ये कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। यही वजह है कि उसके यहाँ युवा नेता तो हैं, लेकिन उनको प्रॉपर, जिसको कहते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। जो युवा नेता थे, जो बड़े नेता माना जाता है, जिसमें असीम संभावनाएं दिखती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश वाले, लेकिन इन सबको कोई मौका नहीं दिया गया, संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया, उनकी अपेक्षा की गई। अब जब राजस्थान में जिस समय चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा उस समय सचिन पायलट ही थे। सचिन पायलट के नाम पर ही वोट मांगे गए। लेकिन जब चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस जीत गई, तो सचिन पायलट को किनारे लगा दिया गया। उस समय राहुल गांधी चाहते या कांग्रेस चाहती तो युवा नेता को आगे बढ़ा सकती। आप देख लीजिए, अशोक गहलोत का अब राजनीतिक करियर कितना बचा हुआ है। ऑलरेडी वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। 5 साल इस टर्म के बाद राजस्थान में वैसे भी 5 साल के बाद सरकार चलती नहीं है, दूसरी सरकार आ जाती है, कितना चलेंगे। तो युवा नेता को आगे बढ़ा सकती थी कांग्रेस, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो अब 2 चीजें हैं कांग्रेस के पास कि किस तरीके से उसको अपनी चीजों को आगे ले जाना है। डायलेमा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जिनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, शायद जो पुराने नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, कांग्रेस में उनका दबदबा है, सोनिया गांधी से उनकी अच्छी पैठ है, अच्छा परिचय है, तो वो उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि इस नए जमाने की राजनीति में युवाओं को कैसे आगे करे, किसको कितना छोड़ना है। आप एक और उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे। वो थक गए बोलते बोलते कि वहां पर सत्ता परिवर्तन करिए, वहां पर तरुण गोगोई इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान समझ नहीं सका, वो भी एकदम युवा नेता थे, उन्होंने मजबूरी में पार्टी छोड़ दी। इससे नुकसान किया। और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उनको सम्मानित किया, उनको पूरे नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी बनाया हुआ है और उनकी बात सुनी जाती है पार्टी में। इसी तरीके से ज्योतिरादित्य को सम्मान दिया गया। तो अब आपको सीखना पड़ेगा, नए जमाने की राजनीति करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। सो फाइनल वर्ड्स, यही बात, यही लाइन मैं भी कह रहा था कि कांग्रेस को ना जो नए तरह की राजनीति हो रही है, जो वक्त बदल रहा है, उससे सीखना पड़ेगा। और ये बात कांग्रेस ने पहले भी किया है, कांग्रेस ने पहले भी सीखा है। कांग्रेस जब जब कमजोर हुई है, उसने युवाओं को कमान दी है।
आपको याद होगा जब जब इंदिरा गांधी का शासन था, बांग्लादेश मुक्ति हुई थी, उसके बाद पोखरण विस्फोट हुआ था, तो कोई नहीं कहता था कि कांग्रेस कभी जाएगी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई कि इमरजेंसी लगाना पड़ा इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए। फिर जनता पार्टी की सरकार बनी, और जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो स्थिति ये हो गई कि इंदिरा गांधी अपनी जगह से हार गए, अपनी सीट से। फिर ऐसा लगा कि अब इंदिरा गांधी कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन फिर इंदिरा गांधी 1980 में वापस आई। उसके बाद क्या हुआ कि जब जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई और राजीव गांधी ने कमान संभाली, तो उन्होंने उस समय जो 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 लोग आज बुजुर्ग हो गए हैं, जिसमें कि सोनिया गांधी के बहुत करीबी नेता अहमद पटेल भी हैं, इन लोगों पर हाथ रखा। ये सचिन पायलट के पिता हुआ करते थे, राजेश पायलट, उन पर हाथ रखा। वो माधवराव सिंधिया को उठा कर लाए, अर्जुन सिंह थे, ऐसे कई युवा नेता जो उस समय में कंपैरेटिवली यंग थे, उनको उठाकर लाए और कहा कि आप लोग अब चलाइए। और यही होता रहा है हमेशा। भारतीय जनता पार्टी ने भी वही प्रयोग किया कि युवाओं को कमान दी, तो वो अच्छा किया। ये काल हर पार्टी में आता है, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि पार्टियां बने और मजबूत हों, ताकि वर्चस्व कम हो किसी भी एक पार्टी का। कांग्रेस अगर कमजोर होगी तो आप यकीन मानिए, कांग्रेस या कोई भी, मतलब मेरा ये कहना है कि कांग्रेस, शिवसेना, मैं दूसरी तो कम्युनिस्ट, मैं और भी जितनी भी पार्टियां हैं जो बनाकर अपना काम कर रही हैं, राष्ट्रीय जनता दल, जो भी ये सब पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड, ये सब जो पार्टियां हैं, अगर ये लोग कमजोर होंगी, किसी एक पार्टी की सत्ता रहेगी अटल, तो वो लोकतंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। इवन कि कांग्रेस ने, हम आज हम आकलन करते हैं कि कांग्रेस ने इतने साल क्या किया, यही आकलन कहीं ऐसा ना हो कि अगली पीढ़ी करे। इसीलिए लोकतंत्र में हर पार्टी मजबूत बने और बनाए, ये बहुत जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। सरकार आती जाती है। एब्सोल्युटली जैसे मोनोपोली होती है ना, वैसे नहीं होनी चाहिए। तो सभी सरकार, क्योंकि अगर हमें सरकार चाहिए तो हमें मजबूत विपक्ष भी चाहिए, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें, क्योंकि क्वेश्चन कौन करेगा वरना हमारी तरफ से, राइट? हम लोग यहाँ बैठकर आकलन तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन असेंबली में जाकर जो उंगली उठाएगा वो विपक्षी उठाएगा। तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है कि विपक्ष भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन फिलहाल राजस्थान की जो स्थिति है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा क्योटिक, कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। जिसे कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है, ये बहुत बहुत फेवरेट डायलॉग था मेरा, वैसे जब मैं टीवी में बोलती थी तो और कई सारे एंकर्स बोलते हैं। तो लेट्स सी कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। अभी तो रिजॉर्ट में वो लोग मुझे लगता है एंजॉय कर रहे हैं, डिस्कशन भी हो रहा होगा। ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो बहुत होगा कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि ये भी हाथ से निकल गया तो बचेगा क्या उनको, कि ये स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। बट आई एम श्योर जो विधायक होंगे वो एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि रिजॉर्ट ले जाने का मतलब ही है कि ठीक है डिस्कशन भी होगा, बट थोड़ा सा जो टेंशन चल रही है उसको थोड़ा सा ईज आउट करेंगे। तो चलिए, थैंक यू करते हैं हम सभी का। अमित, सुभाशीष, सब लोगों का थैंक यू करते हैं जो भी हमारे साथ जुड़े इस वक्त, तो उन सबका थैंक यू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें या फिर लाइव करें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारा पेज जरूर लाइक कर दीजिएगा, हम ट्विटर पर भी हैं। थैंक यू सो मच।